लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आपके इस चैप्टर का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है। अभी कैपिटल बजटिंग इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा 9 चैप्टर, वहाँ हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग में अलग अलग मेथड्स है, जैसे आपका आईआरआर मेथड हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और भी कई सारे मेथड्स है जो कि हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट है और हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2-3 प्रोजेक्ट है और वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप अलग अलग 2-3 तरीके थे जो कि हमने 9 चैप्टर में देखे थे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। वो सारा हमने कैपिटल बजटिंग उस वाले टॉपिक में जो डिस्कस किया था। इस वाले चैप्टर में हम रिस्क की बात करेंगे कि कैपिटल बजटिंग, आप कहीं पे भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, किसी भी कैपिटल को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो कहाँ पे आपका रिस्क है, कितनी अनसर्टनिटी है, तो उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं उन सबकी हम बात करेंगे। अलग अलग मॉडल है, जैसे सेंसिटिव एनालिसिस एक आपका है, सिनेरियो एनालिसिस, और भी कई सारे मॉडल्स है, सिमुलेशंस, डिसीजन ट्री एनालिसिस, इस सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। Capital budgeting is required for project implementations which generally take long time. तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि हमें जैसे कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो कितना हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कितना हमारा पैसा लग रहा है, उसकी हमारी कितनी कॉस्ट है, तो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम डिसीजन लेते हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बजटिंग मीन्स एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू बी इनकर्ड। बजटिंग का जो मतलब होता है कि कितनी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ सकती है, मतलब कितना आपका खर्चा हो सकता है और कितनी आपकी कमाई हो सकती है। एंड अर्न इन द फ्यूचर पीरियड वेदर इट इज प्रोजेक्ट टू बी एस्टैब्लिश और इट इज अ रनिंग एंटरप्राइज, या कोई प्रोजेक्ट आपको एस्टैब्लिश करना है या कोई ऑलरेडी रनिंग एंटरप्राइज है, तो उसके लिए आप फ्यूचर में क्या आपको अर्निंग होगी, ठीक है, कितना रेवेन्यू आपका होगा, कितनी आपकी कॉस्ट लगेगी, तो बजटिंग में वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। द वर्ड कैपिटल बजटिंग इज फॉर न्यू प्रोजेक्ट जनरली। तो जो कैपिटल बजटिंग का जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जनरली जो नए प्रोजेक्ट है उनके लिए ये कैपिटल बजटिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि बजटिंग मीन्स आपको कॉस्ट और अपनी रेवेन्यू को एस्टिमेट करना है कि कितना खर्चा मुझे आ रहा है और मेरी बाद में कितनी इससे कमाई होने वाली है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं अपने बजटिंग डिसीजन में। तो इसमें जो आपका कॉस्ट वर्ड है, कॉस्ट में आपकी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, लैंड, आपने ज़मीन खरीदी है, प्लांट लेबर्स के ऊपर आपका खर्चा, मटेरियल्स के ऊपर, और वर्किंग कैपिटल का इंगेजमेंट, तो इन सभी चीज़ों में हमारे खर्चे होते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट होगा। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं या कैश की बात करते हैं तो उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो कई बार जैसे बैंकों से आपने लोन लिया हुआ है, बैंकों ने आपको वर्किंग कैपिटल लोन दिया, तो उसके लिए भी बैंक आपसे क्या करेगा, चार्ज करेगा। और सोर्स इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्सिंग, कई बार क्या होता है कि हम पैसा बाहर से फॉरेन सोर्सिंग से भी लेते हैं, जैसे कुछ कंपनीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग करके बाहर से बोरोविंग करती है, तो कई सारे सोर्सेज होते हैं, हमारे इंडियन सोर्स भी होते हैं, फॉरेन सोर्सेज भी होते हैं, तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है। कहीं से भी हमने पैसा अरेंज किया तो उसके लिए हमें पैसा पे करना होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया, अब हम देखेंगे रिवेन्यू क्या चीज़ है। रिवेन्यू एस्टिमेट एक्सरसाइज इज नॉट सो सिंपल वेदर इट इज डिपेंडेंट। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू का कैलकुलेशन भी बहुत आसान नहीं है, ये भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे मार्केट बिहेवियर किस तरह से, आपका कंपटीशन का बिहेवियर किस तरह से। तो रिवेन्यू यानी आपकी कमाई, आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब आपकी कमाई होनी शुरू हुई है, तो वो भी इतना ईजी नहीं है, हम पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारी कितनी कमाई होने वाली है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी अर्निंग को भी इम्पैक्ट करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू देयरफॉर पॉजेस मैनी क्वेश्चंस एंड अनसर्टेनिटी, इसीलिए आपकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब कितना खर्चा लग रहा है, कितनी आप कमाई करोगे, तो इसको लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब कुछ हम कह नहीं सकते कि क्या हमारा होगा। मोर ओवर इफ इन्वेस्टमेंट इज क्रॉस कंट्री, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर करने जा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, वहाँ पे आपको रेट का दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फिर आपकी जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस लॉज को भी आपको मानना पड़ेगा, तो कई सारे जो आपके इश्यूज हैं, जबकि क्वेश्चंस और अनसर्टेनिटी कई गुना बढ़ जाती है। ऑल दिस फैक्टर्स इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। तो ये सारे जो फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, कॉस्ट का, रेवेन्यू का, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आउटसाइड यानी क्रॉस कंट्री, तो ये सारे फैक्टर्स आपका जो रिस्क है प्रोजेक्ट में, वो काफ़ी रिस्क का जो है, इन सभी फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिस्क में, जो कि आपके प्रोजेक्ट में आपको फेस करने पड़ सकते थे। और जब भी आप कैपिटल बजट बना रहे तो इन सभी फैक्टर्स को आपको ध्यान देना चाहिए। और द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दैट एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स नीड टू बी कंसिडर, तो अलग अलग जगह आपको रिस्क फेस करने पड़ेंगे, तो उन सभी फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए। सच रिस्क एनालिसिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्लिपरी एस्पेक्ट। तो कैपिटल बजटिंग के लिए रिस्क को एनालिसिस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सर्टेन रिस्क, अभी इन्होंने नाम बताए कि जैसे ब्रेक इवन सिचुएशंस
और सिनेरियो या डिसीजंस, ये स्टैंड अलोन आपके सिस्टम्स होते, और कुछ आपके अदर जैसे कि कॉर्पोरेट के ये सब होते। तो इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा कि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे को कॉस्ट यानी पैसा पे खर्चा होता है और उसकी रिवेन्यू होती है। तो दोनों चीज़ों को हम एस्टिमेट करते हैं अपने बजटिंग में। फिर कॉस्ट को लेके बोला कि कहाँ कहाँ खर्चा आ सकता है, जैसे प्लांट के ऊपर, लैंड के ऊपर, लेबर और मटेरियल का खर्चा हमारा इसमें हो जाएगा। और फिर अगले में इन्होंने बोला कि रेवेन्यू कहाँ से होगी। तो रेवेन्यू को लेके भी हम पहले से नहीं बोल सकते कि यहाँ से इतनी रेवेन्यू होगी, क्योंकि मार्केट फैक्टर्स, कॉम्पिटिशन, ये सारे फैक्टर्स जो हमारे रेवेन्यू को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो जब भी आप कैपिटल डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये सारे जो रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो इन सभी रिस्क को आपको कंसिडर करना चाहिए। और कई सारे मेथड हैं, अभी ये सारे मेथड हम देखेंगे, सिचुएशन एनालिसिस कैसे की जाती है, सिनेरियो एनालिसिस। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी आपको इस चैप्टर में दिए गए, तो वो सब अब अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन द रिस्क। तो क्या सोर्स और किस तरह से पर्सपेक्टिव रिस्क के ऊपर काम करता है। इसमें बोले सम प्रोजेक्ट लाइक दोज डिपेंडेंट ऑन हाई टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री, तो वो आपके लिए जैसे यूजिंग केमिकल्स और पॉलिटिंग वर्स हैव स्पेसिफिक रिस्क। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे आपको कुछ कोई टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं या जो पॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो उसमें और अलग से रिस्क होता है। और इस तरीके के रिस्क को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अलग अलग तरह से काम करेंगे। जैसे आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या पॉल्यूशंस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके स्पेसिफिक टाइप के रिस्क है, एक कैटेगरी के रिस्क हो गए। व्हेन वी ऑप्ट फॉर प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्ट हैविंग ह्यूज डिमांड दैट इन्वॉल्व, तो बोला कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्रोडक्ट को आप बनाने जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट का सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जिसकी बहुत डिमांड है, देर इज एवरी पॉसिबिलिटीज ऑफ इमेंस कंपटीशन। अगर उस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है तो बहुत चांस है कि उसका आपका कंपटीशन बनने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्यों? क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ने लग जाती है वैसे ही उसकी सप्लाई भी कई गुना बढ़ने लग जाती है, एक्सपोनेंशियल। तो एक प्रोडक्ट आएगा तो उसको देख के बहुत सारे जो है प्रोडक्ट आपको मिलने लगेंगे। देर आर एरिया ऑफ बिजनेस विच आर द season based or department or dependent on the policy decisions by the authorities where risk exist in different form। तो यहाँ पे अलग अलग आपको एरियाज देखने को मिलेंगे, और मतलब कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सीजन में ही आपके काम करेंगे, और जो आपके पॉलिसी डिसीजन अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है उस पर भी कुछ आपके जो है डिसीजन डिपेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा और कहाँ पे रिस्क हो सकता है, जैसे कि मोरओवर वाइल गोइंग इंटरनेशनल विल कन्फ्रंट यू विद अननोन रूल्स। अगर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाले, वहाँ के किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके अननोन रूल्स रेगुलेशंस, आप इंडिया के रूल्स को जानते हैं बट इंडिया के रूल्स और उस कंट्री के रूल्स जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं वो सेम हो, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन आपके लिए अननोन हो सकते हैं। कल्चर, हैबिट्स, मार्केट सेंसिटिविटी भी काफ़ी वहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। और ये सारे जो रिस्क है जनरली आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल बोला है कि अ प्लांट यूजिंग हाजर्डियस केमिकल्स विल हैव टू सबमिट फॉर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बिफोर। तो जब भी कोई प्लांट है, मान लीजिए अगर वो कोई केमिकल इस्तेमाल कर रहा है तो उसको प्रॉपर एक स्क्रूटनी मतलब छानबीन की जानी चाहिए। तो उसकी रिपोर्ट उसको अपनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले वो रिपोर्ट भिजवानी चाहिए। उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये कितना खतरा है उस एरिया के लिए। और अगर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सेफ नहीं है वहाँ के लोगों के लिए, तो उस आपकी जो एक्टिविटी है उसको कभी भी क्लोज डाउन करने का जो है परमिशन भी दिया जा सकता है। आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको इमीडिएटली ये क्लोज कर लेना है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि वेदांता स्टेरलाइट कॉपर प्लांट था तमिलनाडु में, तो उसको क्लोज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा था। उसकी जब छानबीन की गई तो पाया गया कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट वो कर रहा है। और फिर इस तरीके की इंडस्ट्रीज में हमारे खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो हमें ऐसे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस इक्विपमेंट के इस्तेमाल की वजह से हमारे खर्चे और बढ़ जाएंगे। और फिर हमेशा हमें एक डर भी रहता है कि कभी भी हमारी एक्टिविटी को सस्पेंड ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सब हमारे को कुछ रिस्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सोर्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन रिस्क, मतलब कहाँ कहाँ से रिस्क हो सकता है और रिस्क में किस तरह से जो पर्सपेक्टिव काम करता है। अब आपको मेथड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से जो मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आप रिस्क से प्रोटेक्शन पा सकते हैं। एक आपका मेथड है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या मेथड होता है और किस तरीके से काम करता है? ठीक है, द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर मूवमेंट ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स कैन मूव। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ मूवमेंट होने वाली है कुछ वेरिएबल की, तो वो मतलब आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अपोजिशन में भी हो सकता है। दैट पुट ऑल आवर प्रेजेंट एस्टिमेट एंड प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट टू जेopardy। तो इससे क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से एक्टिविटी नहीं हुई तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा हमारे को लॉस इसमें हो सकता है। वी नीड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। तो हमें खुद को इस चीज़ से बचाना चाहिए। द वेरिएबल्स एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल बजट। अगर हम कैपिटल बजट के मेन मेन कॉम्पोनेंट की बात करें तो एक तो वहाँ पे है कॉस्ट कि कितना हमारा खर्चा आ रहा है, सेकेंड हमारा रेवेन्यू कितनी हमारी कमाई उससे होगी, तीसरा नेट प्रॉफिट। एक तो है रेवेन्यू, एक है नेट प्रॉफिट। जो भी हमारी रेवेन्यू होती है
जैसे मान लीजिए सेल्स, तो वो हमारा पैसा नहीं है। सेल्स में हमें अपनी जो कॉस्ट है उसको माइनस करना होगा, फिर टैक्स माइनस करना होगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होगी, लास्ट में जो बचता है वो हमारे लिए नेट प्रॉफिट है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट। तो तीन फैक्टर जनरली आपके कैपिटल बजट में देखने पड़ते हैं। तो ये वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से वेरिएबल, एक है कॉस्ट, दूसरा है रेवेन्यू, तीसरा है नेट प्रॉफिट। तो कभी भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं किसी इन्वेस्टमेंट को लेके, तो इन तीन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए। टेकिंग ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स इनटू अकाउंट विल बी अ डिफिकल्ट वन। तो सभी के सभी जो वेरिएबल्स जिनकी हमने बात की, जैसे कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, नेट प्रॉफिट, तो इन सभी के सभी वेरिएबल्स को अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मेकिंग कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स, और आपकी जो कैलकुलेशन वो भी बहुत डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स और उनकी वेरिएबिलिटी आपको एक साथ चेक करनी है। अगर हम इस मेथड की बात करें, ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस मेथड है, इट एम टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन ईच ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन आवर प्रोजेक्शंस। तो जो हमने एस्टिमेट किया, जैसे मान लीजिए इस मेथड में एग्जैक्टली किया क्या जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस भी, कि मान लीजिए जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट में वेरिएशन हो गया, हमने सोचा था 1 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन अगर खर्चा 1 लाख के अलावा 1,20,000 का आ गया, तो यानी हम वेरिएबल्स को चेक करते हैं कि कितना चेंज आने से हमारे जो एस्टिमेट है उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में वही किया जाता है, यानी हमने जो प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेशन लगाया था, ठीक है, और कोई भी एक वेरिएबल चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट बढ़ गई, या रेवेन्यू कम हो गई, या नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो उसकी वजह से हमने जो एस्टिमेट किया था उसमें कितना चेंज आएगा, तो वही आपके सेंसिटिविटी एनालिसिस में चेक किया जाता है। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक कंपनी का एग्जांपल दिया हुआ है जो कि पीईटी ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का काम करती है। अब इसका डेटा क्या क्या दिया है एक बार देखते हैं। इसने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ईयर जीरो यानी अभी, और ये माइनस के लिए आपका ब्रैकेट लगा है, माइनस यानी कि ये पैसा इस कंपनी की पॉकेट से गया है, तो जब भी पैसा जाता है तो वहाँ पे माइनस का ऐसे साइन लगाया जाता है। अब इसकी सेल्स होगी 36,000 रुपये की, 36,000, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है 24,000। तो सेल्स मतलब कितने का इसने सामान बेचा है, तो 36,000 का सामान बेचा है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कई सारे इसको खर्चे और भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए रॉ मेटेरियल का खर्चा हो गया, लेबर का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, रेंट हो गया, तो कई सारे उसके खर्चे होते हैं, उन सबको वेरिएबल कॉस्ट में बोलते हैं, इंक्लूड किया जाता है। इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये हर महीने वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। तो मान लीजिए 24,000 के उसके खर्चे हुए, तो 36 में से आपका 24,000 ये यहाँ पे आपका, सो 36 में से 24,000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। इसकी फिक्स कॉस्ट दी है कितने की, 2,000 की इसकी फिक्स कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन भी इसका दिया हुआ है कितना, 10%। तो 4,000 इसका कितना हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर जो है कैलकुलेट किया जाता है, ये आपका, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो कितना, 4,000 का, तो 40,000 का ये 10% उन्होंने 4,000 निकाला हुआ है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट होगा, वो मान लीजिए 6,000 है। फिर टैक्स पे किया गया 33.3% का, मान लीजिए 2,000। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस 6 में से इसको 2 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4,000। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 4,000 की था ही, और जो डेप्रिसिएशन आपने पहले माइनस किया इसको आपको ऐड करना होगा, तो ये 8,000 आ जाएगा। सो नेट कैश फ्लो की इसमें बात करें तो नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा, ये 8,000 इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे 36,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें से आपकी सॉरी सेल्स 36,000 की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशंस। तो 36 में से 24 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12,000 ना, ठीक है। 12,000 के बाद 2,000 की आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो 2,000, 12,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। 10,000 के बाद 4% का आपको 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 40,000 का 10% कितना हो गया, वो हो गया आपका 4,000। तो 4,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो 10,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,000। 6,000 हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें इसमें टैक्स भी पे करना है, कितना, हाँ, 33.3%। तो 6,000 का 33.3% होता है 2,000, तो 2,000 का हमें टैक्स पे करना है, तो अमाउंट कितना बचेगा हमारे पास, 4,000 बचेगा। तो ये 4,000 हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया। अब हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल कितना कैश फ्लो हुआ। तो उसमें क्या करते हैं कि एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हमारा कैश फ्लो बचा, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हमने कर दिया था, इसको हमने डेप्रिसिएशन को इसलिए माइनस किया था क्योंकि हमें अपनी प्रॉफिट दिखानी थी, किस तरीके से, टैक्स के लिए, मतलब टैक्स में हम डेप्रिसिएशन अमाउंट पे टैक्स नहीं पे करते, तो इसलिए हमने टैक्स कैलकुलेशन के लिए इसको माइनस किया था, बाद में हम इसको प्लस कर देंगे। ये वाला जो टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन को क्यों हम माइनस कर रहे हैं, बाद में क्यों प्लस कर रहे हैं, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में इसके बारे में बताया था कि हम पहले माइनस क्यों करते हैं, फिर बाद में हम प्लस क्यों कर देते हैं। पहले हम माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन में हमें टैक्स नहीं पे करना होता, ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन में टैक्स नहीं पे करना होता, इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे ही हम टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद उसको प्लस कर देते हैं, इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन की फॉर्म में जो है पैसा कहीं पे बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो डेप्रिसिएशन है
डेप्रिसिएशन को पहले माइनस कर देंगे, फिर अपना टैक्स फटाफट से पे करके जो अमाउंट बचेगा उसमें डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारी नेट कैश फ्लो ऑपरेशन से होगी, जो कि इस केस में 8,000 है। 4,000 तो था ही हमारा, और जो 4,000 हमने डेप्रिसिएशन को पहले माइनस किया था तो उसको हम जोड़ देंगे। सो 4,000 प्लस 4,000, ये 8,000 आपका आ गया। तो नेट कैश फ्लो इसमें आपको कितनी मिली? 8,000 की यहाँ पे मिली। यहाँ पे बोला हुआ है यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट इसने 40,000 रुपये का किया और उससे उसको सेल्स हुई 36,000 की। ये डेटा आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 4,000। ये डेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 4,000 हुआ, और आपका जो नेट कैश फ्लो वो कितना हुआ? 8,000। हमने 4,000 में 4,000 क्यों जोड़ा? जो 4,000 हमने जोड़ा वो हमारा डेप्रिसिएशन है, और हमने जैसे कि बताया था कि डेप्रिसिएशन होता है किसी भी एसेट में तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, बट डेप्रिसिएशन की वजह से हमें कैश कहीं पे भी नहीं देना पड़ता, कैश का आउटफ्लो कहीं पे भी नहीं होता। तो इसकी वजह से जो है 4,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 4,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा? ये 8,000 होगा। तो हमारी जो नेट कैश फ्लो है वो कितनी आ गई? हमारी 8,000 यहाँ पे हो गई। कंसिडर डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 12%। मान लीजिए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ये भी आपका एग्जाम्पल भी नहीं है, बस सिनेरियो वाले को समझाया गया यहाँ पे, ठीक है। आपका जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट पेज से यहाँ से शुरू है, पहला एग्जाम्पल। ये बस समझाया गया कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बोला गया कि कंसिडर ज्यूम कर लीजिए कि जो कैश फ्लो है, ये इसका जो डिस्काउंट रेट है 12% है इस केस के लिए, और 10 ईयर इसका प्रोजेक्ट टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 8,000 का हमारा अमाउंट है, तो 8,000 को हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू की कैश फ्लो है 8,000। तो इसको हम डिस्काउंट करेंगे तो उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपका 5,200। ये कैसे आएगा? 8,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर कितना है आपका? 12% का पावर एन। एन कितना है? 10 ईयर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 5,200। तो वही बोला कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसमें? 5,200 है। दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो विदाउट गेटिंग। तो ये नॉर्मल है कि नॉर्मल केस में आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना आएगा? 5,200। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर हम कंसिडर करते हैं कि बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियो, अब हम सिनेरियो लेके चलेंगे। सिनेरियो मतलब जैसे होता है ना, कोई सीन इमेजिन करना, सिनेरियो आपको वही करना है। ये तो हमने बिल्कुल नॉर्मल सीन बोला है कि नॉर्मल केसेस में इतने तक का नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी होगी। अगर बहुत ही अच्छा होता है, कई बार वर्स्ट होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमने अज्यूम किया होता है उससे बहुत अच्छा भी हो जाता है हमारा बिजनेस, बहुत अच्छे से बिजनेस रन करता है, और कई बार हमारे एजम्पशन से बहुत वर्स्ट भी जो बिजनेस रन करता है। तो अब दोनों केसेस की बात करेंगे कि अगर बहुत ही अच्छा है तो क्या हो सकता है, और बहुत ही वर्स्ट है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो वही आपको टेबल नीचे यहाँ पे बताई गई है। जो टेबल बी है वो वर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा है और एक अच्छे केस के बारे में बात कर रहा है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव केस, एक्सपेक्टेड मतलब जैसा आपने नॉर्मल सोचा था, और पेसिमिस्टिक मतलब वर्स्ट केस या बोल लीजिए नेगेटिव केस। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि इन्वेस्ट कितना किया था? 40,000 का किया था। ठीक है, तो इसको वर्स्ट केस आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं? वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट में ये होगा कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये हमारा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये डेटा में दिया हुआ है कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट की, 36,000 की सेल्स हुई। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम सेल्स के हिसाब से कंपेयर करें, ठीक है, सेल्स के हिसाब से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को देखें, तो वो अपना कितना आ रहा है हमारा? 6.67 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। और ये जो आपकी वैल्यू आ रही थी यहाँ पे ना 66.67, ये पहले मैं आपको नॉर्मल का बताऊंगी जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं गिवन। तो ये बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंट ऑफ सेल्स। तो आप देखिए कि आपको कितना वेरिएबल कॉस्ट दिया था और उसके बाद सेल्स आपको देखनी होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे को यहाँ दिया था जो कि 24,000 था, और सेल्स थी आपकी 36। तो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो है परसेंट निकाला, तो हम क्या करेंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय 36,000 इंटू 100। तो जब आप 2400 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी 66.66, उसको आप 67 बोल सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पे नॉर्मल में दिया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स आपका 66.67 है, और फिक्स कॉस्ट ये आपको कितना दिया हुआ है? 2,000 आपको दिया गया। देखिए ये रहा आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए ये सारे हमने फैक्टर्स ले लिए जो कि मेन मेन फैक्टर्स। अब खराब केस में क्या हो सकता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट सोचा था कि 40,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो और खराब हो सकता है, मान लीजिए वो 48,000 हो गया। अच्छे केस में क्या हो सकता है, हमने सोचा था 40,000 खर्च करेंगे लेकिन सिर्फ 36,000 ही हमारे खर्च हुए। तो अच्छे केस में और वर्स्ट केस में दोनों में देखना है। सेल्स, नॉर्मल सेल्स आपकी 36,000 है, अगर आपका टाइम खराब होगा तो सेल्स बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर क्यों उसको बढ़ाया था? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमारा खर्चा है, तो जब टाइम खराब होगा तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे और हमारी सेल्स कम होगी। ये हमारी कमाई है, सेल्स। ठीक है, तो अगर खराब टाइम चलेगा, पेसिमिस्टिक यानी कि खराब टाइम चलेगा, तो उस टाइम पे हमारी सेल्स जो है कम हो जाएंगी और हमारी जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए 40 को बढ़ा के यहाँ पे 48 किया था, और अच्छे टाइम में जो है इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाएगी। ऐसे सेल्स की बात करें, नॉर्मल सेल्स 36,000 है, तो अच्छे टाइम में सेल्स बढ़ जाएगी, तो 36 से बढ़ के 42 हो गई। और खराब टाइम पे जो सेल्स घट जाएगी, तो 36,000 की नॉर्मल टाइम, ये नॉर्मल है, ठीक है, लिखा भी एक्सपेक्टेड जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो खराब टाइम पे जो सेल्स है वो कम हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में हमारा खर्चा है, जैसे
इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वेजेस आप पे कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा, उन सबको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 66.67 है नॉर्मल केस में। तो अगर आपका टाइम खराब आएगा तो आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो जो भी खर्चे वो बढ़ते जाएंगे और जो कमाई है, जो सेल्स है, वो कम होती जाएगी हमारे खराब टाइम में, और अच्छे टाइम में सब उसका वाइस वर्सा होगा। तो अगर हम खराब टाइम की बात करें तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है बढ़ जाएगी, तो 66 से ये 70 हो सकती है, और अच्छे टाइम में ये कम हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट की बात करें, नॉर्मल टाइम में 2000 है, तो ये भी हमारा खर्चा है फिक्स कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट ले रखा है, तो आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। तो 2000 की कॉस्ट आ रही है, अगर टाइम खराब है तो एक कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और अच्छा टाइम है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। इसके बाद फिर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी रहेगी। जैसे आपने नॉर्मल जो कैलकुलेट किया था 5200 हमने देखा था ना एक्सपेक्टेड, तो चारों ही केसेस में जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वहाँ पे कितना था हमारा कैश फ्लो, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू 5200। यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेट किया था 8000 आया था, फिर 8000 का 12% के हिसाब से 10 ईयर के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ये आना चाहिए था 5200। तो नॉर्मल टाइम में जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 5200। ये नॉर्मल टाइम की बात है। लेकिन अगर टाइम खराब होगा, अगर मतलब खराब टाइम नेगेटिव चलेगा और पॉजिटिव चलेगा, तो अगर नेगेटिव टाइम है तो ये जो 5200 की कैश फ्लो ये कम हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे भी माइनस हो गया। और अच्छा टाइम है तो ये बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे आपकी जो है इस केस में जैसे वेरिएबल कॉस्ट, इसमें 5200 ये तो नॉर्मल है, खराब टाइम में ये कम होती जाएगी और अच्छे टाइम में ये बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको उन्होंने डेटा देके बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है सेंसिटिव एनालिसिस एक अच्छा मेथड है। इससे आप अपने रिस्क को जो है एनालिसिस असेस कर सकते हैं, और इससे हमें आइडिया लग जाएगी कि कितना वीक और हमारा कितना अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको आप सिनेरियो लेके जो है एज्यूम करोगे कि ये कितना सेंसिटिव है। अगर कुछ भी केस खराब चलता है तो किस तरह से हमें क्या एक्सपेक्टेशन मिलेगी, कि खराब केस में हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना जाएगा, अच्छे केस में कितना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने वही किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई मान लीजिए, या सेल्स चेंज हो गई, या फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, तो यही तो मेन फैक्टर्स है ना, कि वेरिएबल यही है। कोई भी अपने बिजनेस को लेकर डिसीजन लिया तो आपको डर किस बात का, कहीं सेल्स कम ना हो जाए, या इन्वेस्टमेंट का खर्चा ना बढ़ जाए, या वेरिएबल कॉस्ट जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ये सब खर्चे ना बढ़ जाए, या फिक्स कॉस्ट ना बढ़ जाए। तो यही आपके मेन वेरिएबल्स, ये आपके स्ट्रेस का इशू है। तो इन्हीं के आंसर्स यहाँ पे दिए गई कोशिश, यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मल केस में आपको 5200 है, तो अगर इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी तो उस केस में आपका खराब केस में इतने तक का नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, अच्छे केस में इतना होगा। तो इन्होंने यहाँ पे आपको केसेस देके अलग अलग सिनेरियो से बताया हुआ कि किस हिसाब से ये सेंसिटिव एनालिसिस की गई है। अगर ये फैक्टर चेंज होगा तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये फैक्टर तो ये वैल्यू, तो वो आपको एक तरह से सेंसिटिव एनालिसिस के थ्रू ये सब चीजें कैलकुलेट करके बताई जा रही है। तो इसमें बोला है कि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा और कितना वीक है। इफ वी फाइंड सच इम्पैक्ट एंड आइडेंटिटी, अगर हमने मान लीजिए इस तरह से अलग अलग सिनेरियो किया और उससे हमने सेंसिटिव, सो ये जो मेथड है हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने रिस्क को जो है कैलकुलेट कर सकें और अलग अलग सेंसिटिव एनालिसिस कर सकें कि कोई भी अगर वेरिएबल चेंज हो जाता है, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेल्स कम हो जाती है, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है, या फिर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमारे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमने एज्यूम किया कि इतना इसका वैल्यू होने वाला है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी वैल्यू होगी। तो हमें उसका पता लग जाएगा और उसके बाद से हम सही डिसीजन ले सकते हैं, और उससे हमें पता भी लग जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना अच्छा है या कितना वर्स्ट है। दिस मेथड कैन thus be employed to evaluate the budget and project is to higher degree of risk management। तो ये मेथड एक अच्छा तरीका माना जाता है जिससे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इस मेथड का एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है कि इट शोज ओनली नेट प्रेजेंट वैल्यू और ओनली वन वेरिएबल इज चेंज। तो एक टाइम पे आप एक ही वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग केसेस बने। इस केस में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इसमें सेल्स, इसमें वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसमें सेल्स कम हो जाएगी, इसमें फिक्स कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। तो आप एक टाइम पे एक वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही इसका लिमिटेशन है कि एक बार में सारे वेरिएबल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और इसका है कि ये सब्जेक्टिव है, मतलब मनमाना है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से एज्यूम कर रहे हैं कि इतना बढ़ जाएगा उतना कम हो जाएगा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज इट डिपेंड ऑन परसेप्शन ऑफ डिसीजन मेकर। तो जो एनालिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि इतना परसेंट बढ़ गया, जैसे उसने एनालिस्ट किया कि इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ गई, सेल्स 5% कम हो गई, तो वो खुद से एनालिसिस कर रहा है और वो खुद का उसका मनमाना डिसीजन होता है। तो ये दो इसकी मेन मेन लिमिटेशन इसमें हो गई। आप सेंसिटिव एनालिसिस को किस तरह से करते हो, कौन कौन से स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट हैव इम्पैक्ट ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसका आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके प्रोजेक्ट का आईआरआर या नेट प्रेजेंट वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस तरीके के फैक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सेकेंडली डेवलपिंग ए मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स पढ़े, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल्स हो गई, आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स, तो इनका मैथमेटिकल कनेक्शन हमें समझना होता है। तीसरा है कंडक्टिंग एन एनालिसिस टू डिटरमाइन हाउ द चेंज इन ईच ऑफ वेरिएबल विल अफेक्ट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तीसरे में हमें क्या करना होता है, हमें एनालिसिस करनी होती है कि इसमें से कोई भी वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए दो सीन है, एक है मतलब चेंज का मतलब ये नहीं कि हमेशा खराबी होगा, चेंज का मतलब दोनों हो सकता है।
अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उसको भी दोनों दिखाया, अच्छा या खराब, और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आया उसमें भी दोनों दिखाया, अच्छा या खराब, जिसको पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक ऐसे करके लिखा हुआ है। तो एक्सपेक्टेड तो है ही, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे अच्छा भी हो सकता है, उससे खराब भी, तो दोनों केस यहाँ पे, दोनों केस का हमें पूरा सेंसिटिविटी, पूरा सिनेरियो जो है बताया गया। और इसके बाद ये लास्ट वाले पॉइंट में बोला है कि एनालिसिस की जाएगी हर वेरिएबल का चेंज करके, फिर कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, जैसे इसमें हमने इन्वेस्टमेंट को चेंज किया, ठीक है, इसमें हमने सेल्स को, वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को, हर वेरिएबल को चेंज कर करके उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में उसका क्या इम्पैक्ट इसमें पड़ा है। चलिए इसके साथ ये आपका पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल वन आपका बड़ा है और इसको समझने में कम से कम आपको आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग पार्ट टू से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में एक बार इसको हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। यहाँ पे तो हमने बेसिक ही देखा था आपका, कि जो आपका ये जो मेथड है कैपिटल बजटिंग क्या होता है, फिर सोर्स एंड परसेप्शन ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे हमने अलग अलग रिस्क की बात की थी, जैसे कोई कंपनी है, मतलब उसको इंटरनेशनल बाहर के रिस्क है क्योंकि वहाँ के रेगुलेशंस भी उसको मानने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री, तो उसके लिए और भी रिस्क है कि सरकार उसकी छानबीन करेगी, या फिर अगर उसको कोई भी चीज़ें अगर उसके पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रही है उसकी इंडस्ट्री, तो उसको कभी भी शट डाउन का ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे वेदांता स्टेरलाइट कॉपर प्लांट तमिलनाडु में, उसको क्लोज कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी उस एरिया में। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो इसमें कई सारे फैक्टर्स है जो कि आपके प्रोजेक्ट के डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आपका रेवेन्यू कितना होगा, मतलब खर्चा कितना लग रहा है, आपकी कमाई कितनी होगी और कितना नेट प्रॉफिट होगा, तो ये फैक्टर्स हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में इन्हीं वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है कि ये वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी प्रोजेक्शन में या हमारे एस्टिमेट में। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को चेंज करके एक एक करके देखा जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट, फिर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट करके सारा कुछ हमें डेटा दिया। तो नॉर्मल टाइम पे जो हमारा नेट कैश फ्लो आया 8,000 का, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था। फिर 8,000 का जो हमारा कैश फ्लो आया है, ये कहाँ से आया था, सेल्स हुई थी 3,600 की, 2,400 का वेरिएबल कॉस्ट था, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,200 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 आ जाएगा, सॉरी, 12,000 में से फिक्स कॉस्ट 200 की है, तो 12 में से 2,000 गए, 10,000। 10,000 के बाद हमें डेप्रिसिएशन भी पे करना है 10% ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट कॉस्ट में, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी हमारी 40,000, तो 40,000 का 10% आ जाएगा 4,000। तो ये डेप्रिसिएशन हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6,000, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें इसमें टैक्स भी पे करना है, टैक्स है 33.3%, तो 6,000 का 33.3% होता है 2,000, तो 2,000 का हमें टैक्स पे करना होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2, 4,000। अब हमें क्या करना है, नेट कैश फ्लो देखना है, तो 4,000 तो ये आ ही गया, और डेप्रिसिएशन से हमारी कितनी, 4,000 की कैश फ्लो जो है हमने इसको माइनस किया था। सिर्फ हमने डेप्रिसिएशन को इसलिए माइनस किया ताकि हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट पे टैक्स ना पे करना पड़े, वो हमें इनकम टैक्स वालों ने छूट दी है कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसमें हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट जो बैलेंस अमाउंट है उस पर हम टैक्स पे करेंगे, तो इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया। जैसे ही हमने टैक्स पे किया उसके बाद हम अपने इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रियल में कैश बाहर नहीं गया, डेप्रिसिएशन की वजह से ऐसा नहीं था कि पैसा कहीं चला गया, पैसा हमारे पास ही था, तो इसीलिए उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो 4,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 हमारी नेट कैश फ्लो उसमें आ गई। अब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि 12% आपका डिस्काउंटिंग रेट है और 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, तो 8,000 का 1 प्लस 0.12 का पावर 10, ये फॉर्मूला होता है ना फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने का। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर n। हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू जो हमारा आया नेट कैश फ्लो वो कितना है, 8,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर n। आर है आपका 0.12 यानी 12%, और एन है आपका 10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5,200 आएगा। ये नॉर्मल सीन है, नॉर्मल केस है। अगर केस चेंज हो जाता है, यानी वर्स्ट सिनेरियो आता है या अच्छा सिनेरियो आता है, तो वो केस आपका चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मल सिनेरियो में आपका जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, सेल्स 36,000 की, वेरिएबल कॉस्ट 66.67, ये वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स के कंपैरिजन में। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना था हमारे यहाँ पे, 36,000 था, सॉरी 24, और सेल्स कितनी थी 36, तो 24 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, तो हमारा 66.67 हमारा आया था वेरिएबल कॉस्ट एज ए सेल। फिर फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,000, ये में दिया था। तो इनको हम दोनों केस में लेके चलेंगे, एक खराब केस में नेगेटिव और एक अच्छे केस में, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो अच्छा होगा जो आपने एक्सपेक्ट किया या उससे खराब होगा, तो दोनों केस का हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे। तो 40,000 से मान लीजिए बढ़ के इन्वेस्टमेंट महंगी होगी, हमने सोचा था 40,000 खर्चा करना पड़ेगा, तो खराब केस में 48,000 खर्च करने पड़ सकते हैं। हमने सोचा था 36,000 की कमाई होगी, सेल्स होगी, लेकिन 30,000 की हो गई। ठीक है, और अच्छे केस में उसी का उल्टा होगा, हमने सोचा था 66% वेरिएबल कॉस्ट लगेगी लेकिन 70% लग गई। हमने सोचा था 2,000 का फिक्स कॉस्ट में खर्चा आएगा, लेकिन 2,600 का खर्चा आया। तो ये सारी चीजें हमारे खराब केस की है। ऑप्टिमिस्टिक यानी अच्छे केस में क्या हो सकता है कि 40,000 के बदले 36,000 का खर्चा आ गया। 36,000 का सोचा था कि सामान बिकेगा, सेल्स होगी, लेकिन 42,000 का बिक गया। 66% का सोचा था कि वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 65% होगी। फिक्स कॉस्ट इतनी आएगी 2,000 की, लेकिन ये 1,600 होगी। अभी ये तो सिर्फ इन्होंने एज्यूम करके आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अगर जो आपका क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल वन जो डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पे साफ लिखा होगा कि कितना परसेंट आपको चेंज आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए
अभी हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करें, जब आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोले कि 2.5% एडवर्स वेरिएशंस हो गया, तो हम क्या करेंगे 2.5 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बस समझाने के लिए, मैं खुद से इन्होंने वैल्यू दी कि अच्छे केस में क्या हो सकता है, खराब में क्या हो सकता है। तो उस केस में आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी किस तरीके से चेंज होगी। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मल केस में 5200 ये सारा है, वर्स्ट केस में माइनस में ऐसे दिखाया और अच्छे केस में ये दिखाया। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज़ों का एनालिसिस किया जा रहा है, उसके हिसाब से हमारी सेंसिटिव एनालिसिस की जा रही है। और ये रिस्क का एक अच्छा तरीका है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि एक बार में हम एक ही वेरिएबल को चेंज कर पा रहे हैं। दूसरा लिमिटेशंस है, ये जो आपका एनालिस्ट होता है उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है, उसकी परसेप्शन पे, उसको क्या लगता है कि कितना परसेंट रिस्क है। जैसे उसने एज्यूम किया कि 2.5% वर्स्ट हो सकता है या 5% हो सकता है, तो उसके अजम्पशंस पे सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मतलब मनमाना है। जो एनालिस्ट सोचता है उस हिसाब से कैलकुलेशन को इस्तेमाल करता है। इसके क्या स्टेजेस है जिससे आप सेंसिटिव एनालिसिस कर सकते हैं। पहले आपको फैक्टर्स देखने होंगे कि कौन से फैक्टर्स जो आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर आपको एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे हमने बोला कॉस्ट एक वेरिएबल हो गया, रेवेन्यू एक हो गया, नेट प्रॉफिट, तो अलग अलग वेरिएबल को लेकर आपको मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप करनी होती है। तीसरा, आपको फिर एनालिसिस करनी पड़ती है ताकि आप समझ सके जो वेरिएबल अपने स्टेप 2 में डिसाइड किए थे अलग अलग वेरिएबल कि उनके चेंज आने से आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। कि अगर आप आईआरआर इस्तेमाल करें तो आईआरआर पे क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें चेक की जाती है। तो ये 3 स्टेप आपके सेंसिटिव एनालिसिस में। अब उसके बाद जो एग्जांपल 1 है, ये हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से।